नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स एक बार फिर से अनुकृति जी से रूबरू हो रहा है। जिस तरह से हमने आपको पहले दिखाया पेपरों को तैयारी को लेकर, एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के दिखाया कि उनकी क्या राय थी, वहीं पे एग्ज़ाम के बाद जो आता है इंटरव्यू का दौरान, तो इंटरव्यू में बच्चों को या जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में अनुकृति गोविंद शर्मा जी से हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम में, खास शख्सियत के कार्यक्रम में। तो अनुकृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड हंगामा टाइम्स मुझे अपने शो पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंटरव्यू में कैंडिडेट को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है। जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आप इंटरव्यू रूम में जब जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या सवाल जवाब होंगे ये आपको नहीं पता होता। आपके साथ क्या होने वाला है, और हो सकता है बहुत ही सामान्य बात हो कि आप इंटरव्यू रूम में एक सामान्य नागरिक की तरह प्रवेश कर दें, लेकिन जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर आएँ तो क्या पता आप एक अधिकारी बन चुके हों या आपका एक कॉर्पोरेट कंपनी में सिलेक्शन हो चुका हो। ये एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है। अच्छा, जैसे बच्चे जब इंटरव्यू में जाते हैं, कैंडिडेट जब इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहले उनको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाता है, जहाँ पे बच्चे जो होता है आई कांटेक्ट जिसे कहते हैं, तो आंखों में आंखें डाल करके बहुत ही कम जो है जवाब दे पाते हैं। तो आई कांटेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आई कांटेक्ट के बारे में मैं 2-3 बातें आज आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू रूम में एक पैनल हो या बोर्ड हो जहाँ पर 5-6 मेंबर्स बैठे हों। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट की बात हो जाती है अर्चना जी। कुछ लोगों का मानना है कि आपको सवालों के जवाब देते वक्त हर एक इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को देखते रहना चाहिए, बट आई डिसएग्री विद इट। मैं इस बात को नहीं मानती, मेरा स्कूल ऑफ थॉट अलग है। आप पैनल में जिस इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं आप उनको देखिए और आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, क्योंकि मनोविज्ञान भी ये कहता है, साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश करके बात नहीं करते तब तक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाती, और इंटरव्यू में ट्रस्ट बिल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप पैनल में बैठे हर एक इंटरव्यूअर को देखते रहेंगे, हर एक मेंबर को देखते रहेंगे, तो जिस इंटरव्यूअर से आप एक्चुअली बात कर रहे हैं उसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग का आपको समय या मौका नहीं मिल पाएगा। तो जिस इंटरव्यूअर से आप बात कर रहे हैं उनके साथ आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश ज़रूर करें। अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी है। कभी कभी मैंने देखा है कैंडिडेट्स को कि जब वो किसी सवाल का जवाब सोच रहे होते हैं, तो कभी कभी ऊपर देख के, आई डोंट नो आपका कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, ऊपर देख के सोचते सोचते सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता या आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अपनी राय के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ऊपर ना देखकर नीचे की ओर देखिए, क्योंकि जब आप ऊपर देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा लगता है कि आप फैक्ट्स को या तथ्यों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आपकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो अगर आपको सोचना ही है तो निगाहें नीचे करके सोचिए, लेकिन जब आप जवाब दे रहे हैं तो डेफिनेटली आई कांटेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनके चेहरे की ओर तो ज़रूर देखिए। और कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी होता है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके अंदर चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, क्या आप उस ज्ञान का अचार डालेंगे अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है? तो आपके लिए कूल, काम, कॉन्फिडेंट और कलेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ लैंग्वेज पे जो आपका कमांड है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो इस केस में अक्सर अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल देती हूँ कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस को इतना एफर्टलेसली जगल कर लेते हैं। ही इज़ सो एफर्टलेस विद बोथ द लैंग्वेजेस एंड ही हैज़ सच अ ग्रेट कमांड ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर मैंने अपने करियर में एज एन इंटरव्यूअर पाया है कि जिन कैंडिडेट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, जिन कैंडिडेट्स की लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होती है, वो इन जनरल बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में इंटरव्यूज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यद्यपि मैं ये बात बोलूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके सारे स्किल्स में सिर्फ एक अंश है, और ये इंटरव्यू
बोर्ड को भी अच्छे से पता है। अगर आप फॉर एग्जांपल सिविल सेवाओं के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जितने कौशलों की ज़रूरत है, जितने प्रोफेशनल क्वालिटीज़ और स्किल्स की आपके अंदर ज़रूरत है, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ जस्ट वन ऑफ देम। इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल नहीं है, लेकिन जितनी भी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए एक अधिकारी बनने के लिए और आपके अंदर कौशल होने चाहिए, उनमें से ये एक अंश है। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और इस पे आप काम करिए। जैसे मैम देखा गया इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अंडा ऐसे फेंको कि फूटे ना, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक कल्पित कथा है, ये एक भ्रांति है, इस भ्रांति को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल क्या होता है कि मार्केटिंग की दुनिया में मैं तो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हूँ, तो ये जो मॉक इंटरव्यूज़ का पूरा जो एक पैकेज है, ये मार्केट करके बाकायदा एजुकेशन की इंडस्ट्री में बेचा जाता है। अब यूट्यूब वाले क्या करते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में से छोटे छोटे 60-60 सेकंड के सेगमेंट्स निकाल के उनके शॉर्ट्स बना देते हैं। तो लोगों को लगने लगता है कि अच्छा, इंटरव्यूज में इतने ऊट पटांग और अटपटे सवाल भी पूछे जाते जैसे हैं। पूछा जाता है कि इंग्लिश का कौन शब्द है जो रॉन्ग पढ़ा जाता है? नहीं, ये आप देखिए, मान के चलिए कि हर एक इंटरव्यू में ऐसे ऊटपटांग सवाल या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल नहीं पूछे जाते जिनका इंटरव्यू से या कैंडिडेट के कौशल से कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मसलन मान लीजिए कोई कैंडिडेट रूम में आता है और इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देने के लिए या माहौल को थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल को थोड़ा सा लाइटन करने के लिए ऐसे उटपटांग सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं। और हाँ, ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट्स के इंटरव्यूज़ में कभी कभी, जो कॉर्पोरेट्स की दुनिया है, वहाँ का जो एचआर डिपार्टमेंट है, ज़रा माफ़ करिएगा, आपका भी एचआर डिपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ के जो हायरिंग मेंबर्स होते हैं वो कभी कभी इतने दीक्षित नहीं होते, और क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो सच मानिए वो लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। तो अपने मनोरंजन के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए कभी कभी ऐसे ऊटपटांग सवाल पूछ लेते हैं। तो अगर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि इंग्लिश में वो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है, तो जाहिर सी बात है वो रॉन्ग वर्ड ही है, WRONG, उसको रॉन्ग ही पढ़ा जाएगा। लेकिन आप मान सकते हैं कि अक्सर इंटरव्यूज़ में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। तो मैम ये बताइए, इंटरव्यू के दौरान क्या झूठ बोला जा सकता है? देखिए, ये जो सवाल है, आई टेक इट वेरी सीरियसली। जहाँ तक ज्ञान की बात है, तथ्यात्मक सवालों की बात है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप अपने इंटरव्यू का सत्यानाश कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे ज्ञान से जुड़ा कोई सवाल पूछ लिया गया और आपके पास उस सवाल का उत्तर नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगा के, तुक्केबाजी से उसका जवाब देना चाहते हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके पास जवाब है, यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। एक तो हो गया कि आपने बोल दिया कि हाँ, मुझे जवाब पता है, ये तो सफेद झूठ है ही है। और एक बात हो गई कि आपने अनुमान लगा के जवाब दे दिया, ये भी एक प्रकार का झूठ होता है। जब भी आप ऐसा करते हैं तो तुरंत, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, साक्षात्कार ज्ञान का विश्लेषण नहीं, आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण है। तुरंत आपकी सत्यनिष्ठा और आपकी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह उठता है। और हमारे संविधान में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साफ साफ आप जानती हैं कि सत्यनिष्ठा की शपथ ले जाने की बात करी जाती है। हर एक अधिकारी को सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले। तो अगर आप झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं या झूठ को एक उपकरण बना रहे हैं, तो इससे आपके पूरे व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा सवाल उठता है और आपका पूरा इंटरव्यू तबाह हो सकता है। जैसे इंटरव्यू के दौरान कभी कभी बाउंसर सवाल आ जाते हैं जिसमें आपकी राय पूछी जाती है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जहाँ पर आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आपका जो जवाब हो वो काफ़ी बैलेंस्ड हो। यू शुड गिव अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस ऑफ जजमेंट। तो अगर आप अपनी राय रखने वाले हैं तो वो दो प्रकार की हो सकती है। वो बहुत ही सुचिंतित राय भी हो सकती है, वो एक अनुमान वाली राय भी हो सकती है।
लेकिन राय देने से पहले आप ये बात समझ लें कि किसी भी बात के कई पक्ष हो सकते हैं। अपनी राय देने से पहले जो दूसरा पक्ष है, अगर संभव है तो उस पक्ष को पहले समझाइए। उसके बाद अपनी खुद की राय इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखिए और फिर एक निष्कर्ष निकाल के दीजिए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि हाँ, ये एक ऐसा अफसर बनने लायक है या नौकरशाह बनने लायक है या अफसरशाही की नौकरी के लिए तैयार है, जो किसी भी बात के विभिन्न पक्षों को देख सकता है, उनके बारे में स्पष्टता से बात कर सकता है, समझा सकता है। यद्यपि उसकी खुद की अपनी भी राय है, जैसे कि हर एक नागरिक की होनी चाहिए। लेकिन अर्चना जी, यहाँ पर दो मुद्दे उठते हैं। क्योंकि राय की बात आती है तो इंटरव्यूज में राजनैतिक सवालों से बचा जाता है, लेकिन अगर स्टूडेंट से अर्ध राजनैतिक या फिर सामाजिक राजनैतिक तौर पर कोई सवाल पूछ लिया जाए, तो मैं स्टूडेंट्स को यही राय दूंगी कि इंडिया में एक बड़ी सुंदर किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसी भी ऐसे सवाल का उत्तर देते वक्त आप संविधान के पीछे छुपकर बहुत ही सावधानी से अपने आप को सुरक्षित बनाकर अपनी राय दे सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं। और हाँ, जो हमारी प्राइम बॉडीज हैं इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स हो गए, इनके विरोध में कोई भी बात गलती से ना बोल दें, ताकि ऐसा ना लगे कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। आप कोई भी जवाब दें तो ऐसा ना लगे कि आप संविधान के विरोध में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के विरोध में कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आप संविधान का सहारा लेके अपनी राय पेश करते हैं और अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करते हैं, तो आप गलत नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी हमारी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज का ध्यान रखिए और उनके विरोध में कुछ भी ना बोलिए। अच्छा मैम, ये बताइए डैफ क्या है और हर कैंडिडेट को क्या डैफ की तैयारी करनी चाहिए? डैफ तो जैसे आप जानते ही हैं, इट्स नोन एज द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत ही ईमानदारी से भर के सबमिट करना होता है एक इंटरव्यू में जाने से पहले। और डैफ में आप जितनी ईमानदारी से अपने डिटेल्स भरेंगे, ये समझिए कि डैफ आपकी ज़िंदगी का एक खुला कच्चा चिट्ठा है। इस डैफ में आप जो भी जानकारी दे रहे हैं, आप समझिए कि ये स्वयं से घोषित करी हुई जानकारी है। तो इंटरव्यू बोर्ड मान के चलता है कि ये जानकारी आपके बारे में सत्य है, और इस डैफ में जो जानकारी आपने लिखी है, इसी जानकारी के बेसिस पर आपके पूरे इंटरव्यू की स्क्रिप्ट और जर्नी तैयार होगी। तो अगर आप डैफ में कुछ भी गलत लिखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपसे इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड आपसे सवाल पूछेगा, और अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुरंत आपका झूठ पकड़ा जाएगा। तो प्लीज़, फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में आपके पिताजी की आमदनी या सैलरी बहुत कम है, या आपकी माताजी होम मेकर हैं, तो इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। आप अपने बारे में खुल के ईमानदारी से डैफ में अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करिए। अलाउ द बोर्ड मेंबर्स टू पीप इनटू योर पर्सनालिटी एंड डोंट ट्राई टू कवर योर पर्सनालिटी। तो डैफ में अपने सारी डिटेल्स सच भरिए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से भरिए, ताकि आपका इंटरव्यू काफ़ी पॉजिटिव हो और आप सक्सेसफुल कैंडिडेट बन के इंटरव्यू रूम से बाहर आ सकें। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट की ड्रेसिंग स्टाइल कितना इंपॉर्टेंट होती है? ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं बोलना चाहूँगी इन जनरल कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, स्टार्टअप्स में हो, इंटरव्यूज़ के दौरान आप एक औपचारिक सेटिंग में हैं, इट्स अ फॉर्मल सेटिंग। तो जाहिर सी बात है कि आपकी ड्रेसिंग भी औपचारिक होनी चाहिए। जो हमारे युवक हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपके लिए सूट कोट पहनना अनिवार्य होता है, तो आप एक सूट ज़रूर पहने। और मैं ब्लेज़र जैकेट्स की बात नहीं कर रही, मैं स्पोर्ट्स जैकेट्स की बात नहीं कर रही। इट हैज़ टू बी अ सूट कोट, और ब्लैक और ब्राउन कलर से प्लीज़ दूर रहने की कोशिश करिए। ब्लैक बहुत ही मायूस कलर माना जाता है इंटरव्यूज़ के लिए, और ब्राउन अगर आप पहनेंगे तो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग से लगेंगे। ब्राउन कलर की ये खासियत होती है। तो जेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि ग्रे या नेवी ब्लू कलर सबसे अच्छे हैं, और शर्ट्स में वाइट या लाइट ब्लू कलर बहुत अच्छा होता है।
ब्लैक शूज पहन के इंटरव्यूज में जाएं, सिंपल ऑक्सफोर्ड लेस अप ब्लैक शूज पहने, लेदर शूज पहने, शाइनी बकल्स और ऐसी कोई भी ढिंचैक टाइप की फ्लैशी चीज़ों से दूर रहें। एक्सेसरीज में एक फॉर्मल एनालॉग वॉच ज़रूर पहने जिसका एक मेटल स्ट्रैप हो या लेदर स्ट्रैप हो। तो फॉर्मल सेटिंग में आपको फॉर्मल कपड़े ही पहनने चाहिए। और लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगी, आप भी सूट पैंट्स पहन सकती हैं या सूट स्कर्ट्स पहन सकती हैं, लेकिन न्यूट्रल और डार्क कलर्स चूज़ करिए। आपका जो टॉप हो वो प्लेन हो, प्लेन कलर में हो, उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग पैटर्न्स ना हो। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी को अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हाथों में आप एक एक उंगली पहन सकती हैं और सिंपल से इयररिंग्स पहन सकते हैं। हुप्स और डैंगलर्स को अवॉइड करिए। छोटे से स्टड्स पहन लीजिए या छोटी सी इयररिंग्स पहन लीजिए। और अपने हाथों का खास तौर से ध्यान रखिए। आपकी नेल पॉलिश, अगर आप नेल पॉलिश लगा रही हैं तो बहुत ही भड़कीली या लाउड या गैरिश कलर्स से दूर रहने की कोशिश करिए। ग्लिटर से दूर रहिए, बहुत ही ज़्यादा फैंसी मैनिक्योर से दूर रहिए और सिंपल पेस्टल सॉफ्ट फेमिनिन कलर्स ही यूज़ करिए अपने नेल पेंट्स में। आखिरी सवाल हमारा सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या इंटरव्यू के दौरान लव रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, बहुत ही रोचक सा सवाल है ये, लेकिन इसका जवाब दिन में मुझे हो सकता है 4-5 मिनट लग जाएं। कम शब्दों में ज़्यादा बोलिए। नहीं, यहाँ पर तो थोड़ा सा मुझे समझा कर ही बोलना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुद्दा कंट्रोवर्शियल हो सकता है और कम शब्दों में अर्चना जी कभी कभी कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है और वो रिस्क हम आपके चैनल के माध्यम से नहीं उठा सकते। तो देखिए, बच्चों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप से पहले नाटक चलता रहता है, ड्रामा चलता रहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अब मान लीजिए किसी बात पर नाराज़गी हो गई, लड़ाई हो गई, असहमति हो गई, विच्छेद हो गया, ब्रेकअप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब ब्रेकअप अगर हो ही गया है तो आप नोटिस करेंगी कि रिश्ते के दौरान तो बड़ा समर्थन की मुद्रा रहती है और ब्रेकअप के बाद विरोध की मुद्रा आ जाती है। तो बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि जब तक आप समर्थन या विरोध की मुद्रा में हैं, आपकी चेतना सामने वाले की चेतना से ही जुड़ी हुई है। सबसे अच्छा है कि बिल्कुल आप तटस्थ हो जाइए, जिसको कि हम इंग्लिश में न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। यानी कि बिल्कुल बोलचाल की भाषा में नहीं कहते बेरुखी वाला भाव, एक बेरुखी वाला भाव ले आइए कि सामने वाला खुश है तो भी मैं क्या करूं, और अगर सामने वाला दुखी है तो भी मैं क्या करूं। सामने वाला अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, खुशहाल है, तरक्की कर रहा है, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा विरोध भी क्यों करूं और मुझे तुम्हारे समर्थन में भी कोई रुचि नहीं है। तो तटस्थता को अपनाइए और न्यूट्रलिटी की अप्रोच के साथ, बेरुखी की अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, दिल तो टूट जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये लिज़लिज़ा व्यक्तित्व मत अपनाइए। लिज़लिज़ा इंसान वो होता है जो अपनी भावनाओं में बह के अपने आत्मसम्मान को ही खो देता है। तो ऐसा इंसान मत बनिए। अगर ब्रेकअप हो गया, किसी इंसान ने आपसे कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो कह दीजिए ओके, स्थायी रूप से गुड बाय। आपकी मुझ में कोई रुचि नहीं है तो इस बात को स्थायी रूप से यहीं पर विराम देते हैं और अगर आगे जाकर किसी चौराहे पर मुलाकात हुई तो देखा जाएगा, लेकिन आगे के लिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आपको अलविदा। तो वही शेर जो मैं बोलती हूँ कि अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगी लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं, या तू अकेला तो नहीं, कोई लड़की ही क्यों, लड़का भी तो हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, आपका इस्तेमाल किया है, तो देखिए ये बहुत गंदी फीलिंग होती है। आप रिटेलिएट करके, रिएक्ट करके किसी और को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ मत करिए। आपने समाज में देखा होगा, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो एक बार में 5-6 अफेयर्स चला रहे हैं, अपने इमोशंस को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। कहाँ कितना रोना है, कहाँ किस इमोशन को यूज़ करना है, कहाँ किस अंदाज में, किस अदा से बात करना है, कहाँ किसी से पैसे निकलवाने हैं। तो समाज में तो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे एथिक्स की दुनिया में एक कथन है
जिसको हम एक्सियोम की तरह फॉलो करते हैं, यानी कि एक स्वयं सिद्ध कथन होता है। इन द एंड इट इज गुड टू बी गुड। अंततः अच्छा होना ही अच्छा होता है। अच्छे होने से ज़्यादा कभी कभार आपके साथ धोखा हो जाएगा, या आपके साथ बुरा हो जाएगा, या कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन समय के साथ आप पाएंगे कि अगर आप जेन्युइनली एक अच्छे इंसान हैं, तो समाज में आपकी गुडविल ज़्यादा होगी और आपकी साख ज़्यादा होगी। तो ऐसे झंझटों में ना पड़े। लाइफ वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करिए। और अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो स्थायी रूप से गुड बाय बोल के आगे बढ़ जाइए और अपनी ज़िंदगी को सहजता के साथ, सादगी के साथ मस्त रहकर जीते जाइए। तो ये थी हमारी आज की खास कड़ी में अनुकृति गोविंद शर्मा जी, जिन्होंने बताया इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें और अपने बेस्ट फ्यूचर को और कैसे बेस्ट बनाएं। तो ऐसे ही हम अनुकृति जी से बात करते रहेंगे, और सभी स्टूडेंट्स के लिए या कैंडिडेट के लिए वो अपनी और क्या राय लेकर के आती वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।